तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा भाई, जो हमारे उपसे संयोजन यौगिक होते हैं उनमें एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, उपसे संयोजन यौगिकों में क्या होता है, एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है और केंद्रीय धातु परमाणु से कोई भी ऋणायनिक या उदासीन स्पीशीज उपसे संयोजन बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। देखिए बच्चों वापस समझने की कोशिश करिए कि जो हमारे उपसे संयोजन यौगिक होते हैं उनमें कोई धातु परमाणु, देखिए ध्यान दीजिए, कोई धातु परमाणु या धातु आयन से कोई भी ऋणात्मक या जो उदासीन स्पीशीज है वो उपसे संयोजी बंध के द्वारा जुड़ी रहती है और इसीलिए इन्हें कहा जाता है उपसे संयोजन कंपाउंड। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए भाई, इनमें होता क्या है, धातु परमाणु के बीच में और जो ये स्पीशीज जो धातु से जुड़ी हुई रहती है इनके बीच में उपसे संयोजन बंध पाया जाता है, इसीलिए इन्हें उपसे संयोजन यौगिक कहा जाता है। क्लियर है। अब देखिए बच्चों होता क्या है, यहाँ पे जो एम है, देखिए बच्चों जहाँ यहाँ पे जो एम है ये एम बता रहा है किसी भी धातु परमाणु को। देखिए कोई धातु परमाणु हो सकता है या कोई धातु आयन भी हो सकता है, ठीक है। और इस धातु परमाणु या धातु आयन से जो स्पीशीज यानी जो उदासीन या ऋणात्मक स्पीशीज जुड़ी रहती है उसे कहा जाता है लिगेंड। उसे क्या कहते हैं बच्चों, देखिए लिगेंड। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, ये तो हो गया धातु परमाणु, भाई कोई धातु परमाणु या कोई धातु आयन है और उससे जुड़ा हुआ रहता है लिगेंड। क्लियर है। और देखिए इनके बीच में बना हुआ रहता है उपसह संयोजन बंध। देखिए बच्चों इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में उपसह संयोजन बंध होता है। और देखिए हम लोगों ने उपसे संयोजन बंध के बारे में 11वीं क्लास में पढ़ा है कि ये भी एक प्रकार का क्या होता है, साझा ही होता है। देखिए बच्चों जो उपसे संयोजन बंध होता है वो भी एक प्रकार का साझा ही होता है, लेकिन ये होता है एक तरफा साझा। एक तरफा सांझे से ही उपसे संयोजन बंध का निर्माण होता है। और देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो ये धातु परमाणु या धातु आयन होते हैं इनके पास में रिक्त कक्षक पाए जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इनके पास में रिक्त कक्षक पाए जाते हैं और जो ये लिगेंड होते हैं, देखिए जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज होते हैं। तो ये लिगेंड क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को इस धातु या धातु आयन के रिक्त कक्षकों में डोनेट कर देते हैं, यानी कहने का मतलब है रिक्त कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं। तो क्या हुआ, एक तरफा सांझा हुआ और एक तरफा सांझे से उपसे संयोजक बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। और देखिए बच्चों जो हमारा उपसे संयोजन बंध होता है उसे तीर के निशान के द्वारा, इस तरीके से तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। और देखिए बच्चों ये तीर का निशान क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो देखिए ये तीर का निशान प्रदर्शित कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड से कहाँ जा रहे हैं, धातु परमाणु की ओर जा रहे हैं। क्लियर है। देखिए बच्चों वापस समझने की कोशिश करिए कि जो ये तीर का निशान है, तो ये तीर का निशान हमें क्या दर्शाता है, भाई तीर का निशान ये दर्शाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड से कहाँ जा रहे हैं, धातु परमाणु की ओर जा रहे हैं। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखिए जो ये धातु परमाणु या जो धातु आयन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही। देखिए इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार करता है। देखिए बच्चों वापस समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जो धातु परमाणु या धातु आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है और जो लिगेंड होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन दाता। देखिए लिगेंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे लिगेंड है, जो लिगेंड है वो तो व्यवहार करते हैं लुईस क्षार की तरह। किस तरीके से व्यवहार करते हैं, लुईस क्षार की तरह। और जो हमारे धातु परमाणु या धातु आयन है जो कि इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो व्यवहार करते हैं लुईस अम्ल की तरह। किस तरीके से व्यवहार करते हैं, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। क्लियर है। तो देखिए बच्चों आपको ये एक छोटा सा परिचय समझ में आया होगा कि उपसे संयोजन यौगिक क्या होते हैं। और देखिए जो ध्यान दीजिएगा हमारे कई प्रकार के जैव अणु जैसे हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है और विटामिन B12 है, ये सब उपसे संयोजन यौगिक होते हैं। साथ ही साथ कई प्रकार की औषधियों में, धातु कर्म प्रक्रियाओं में, रंगाई, छपाई, उत्प्रेरक आदि के रूप में भी उपसे संयोजन यौगिकों को काम में लिया जाता है और इसीलिए इनका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही क्या है, जरूरी है। और देखिए आज हम इनका एक हल्का सा परिचय पढ़ेंगे और इनसे संबंधित कुछ मुख्य शब्दों के बारे में, या हम बोल सकते हैं कि कुछ मुख्य शब्दावली का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले देखिए परिचय। देखिए बच्चों उपसे संयोजन यौगिक वे होते हैं जिनमें धातु परमाणु या आयन अनेक ऋणायनों अथवा उदासीन अणुओं, जिन्हें लिगेंड कहते हैं,
के द्वारा उपसे संयोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए जो वापस समझिए भाई, उपसे संयोजन यौगिक क्या होते हैं भाई, जिनमें धातु परमाणु या धातु आयन अनेक ऋणायनों अथवा उदासीन अणुओं यानी लिगेंड के द्वारा उपसे संयोजन बंध से जुड़े रहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए उदाहरण देखिए K4 और ये ब्रैकेट में है FeCN6। ठीक है, अब देखिए बच्चों इन्हें संकुल यौगिक भी कहा जाता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे उपसे संयोजन यौगिक होते हैं उन्हें संकुल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए उपसे संयोजन यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे उपसे संयोजन रसायन कहते हैं। तो देखिए उपसे संयोजन यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे उपसे संयोजन रसायन कहा जाता है, यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए बच्चों ये आपको एक हल्का सा परिचय समझ में आया होगा। अब देखिए उपसे संयोजन यौगिकों को समझने से पहले हमें द्विक लवण के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है कि द्विक लवण क्या होते हैं और इन द्विक लवणों से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसे संयोजन यौगिक किस प्रकार से भिन्न होते हैं। और देखिए बच्चों द्विक लवणों को डबल सॉल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे। अब देखिए द्विक लवण, तो देखिए बच्चों द्विक लवण को क्या बोल सकते हैं? डबल सॉल्ट। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, द्विक लवण वे होते हैं जिनमें दो लवण सममोलर अनुपात में मिलकर योगात्मक यौगिक बनाते हैं जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। क्लियर है? आगे देखिए सामान्यतः इनमें क्रिस्टलन जल भी पाया जाता है, इन्हें जालक यौगिक भी कहा जाता है। तो देखिए जो ध्यान दीजिए भाई द्विक लवण क्या होते हैं? ऐसे लवण होते हैं जिनमें दो लवण सममोलर अनुपात में मिलकर योगात्मक यौगिक बनाते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए भाई द्विक लवण क्या होते हैं? एक प्रकार के योगात्मक यौगिक होते हैं और देखिए ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, इनमें क्रिस्टलन जल भी पाया जाता है और इन्हें जालक यौगिक भी कहा जाता है। क्लियर है? तो देखिए अब हम कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, पहला देखिए मोर लवण। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मोर लवण। देखिए बच्चों मोर लवण को हम FAS भी कहते हैं। देखिए इसे FAS भी कहा जाता है, इसका मतलब है फेरस अमोनियम सल्फेट। और देखिए इस मोर लवण का देखिए फॉर्मूला देखिए FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा मोर लवण जिसे FAS यानी फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहा जाता है और ये एक प्रकार का क्या है? डबल सॉल्ट है, यानी द्विक लवण होता है। क्लियर है? आगे देखिए। अब देखिए द्विक लवण तथा संकुल में विभेद। तो देखिए बच्चों अब हम लोग बात करेंगे कि द्विक लवण और संकुल में क्या विभेद होता है। तो देखिए द्विक लवण तथा संकुल दोनों ही दो या दो से अधिक स्थायी यौगिकों के रस समीकरण मितीय अनुपात में मिलने से बनते हैं। देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई जो द्विक लवण या संकुल जो दोनों होते हैं दोनों ही दो या दो से अधिक स्थायी यौगिकों के रस समीकरण मितीय अनुपात में मिलने से बनते हैं। क्लियर है? फिर भी दोनों में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। फिर भी देखिए दोनों में कुछ अंतर पाए जाते हैं। तो देखिए पहला देखिए द्विक लवण जल में पूर्ण रूप से साधारण आयनों में वियोजित हो जाते हैं जबकि संकुल जल में वियोजित होकर संकुल आयन तथा प्रति आयन देते हैं। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों जो द्विक लवण होते हैं वो जल में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, यानी पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जबकि अगर हम संकुल की बात करें, संकुल यौगिकों की बात करें तो संकुल यौगिक जल में वियोजित होकर एक तो देते हैं संकुल आयन और दूसरा देते हैं प्रति आयन। क्लियर है? तो देखिए आगे। अब देखिए द्विक लवण के उदाहरण देखिए। देखिए बच्चों सबसे पहले हम द्विक लवण के उदाहरण की बात करेंगे और फिर इनके वियोजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए बच्चों पहला देखिए कार्नेलाइट। देखिए कार्नेलाइट क्या है? द्विक लवण है। देखिए फॉर्मूला देखिए KCl.MgCl2.6H2O। क्लियर है? दूसरा देखिए मोर लवण। मोर लवण जिसे अभी हमने देखा था FAS भी कहते हैं। तो देखिए FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O और इसका नाम होता है फेरस अमोनियम सल्फेट जिसे हम FAS भी कह सकते हैं।
ठीक है। इसी तरीके से तीसरा देखिए K2SO4.Al2 और ये SO4 का होल ट्राइस डॉट 24H2O और इसे कहते हैं पोटाश एलम। तो देखिए बच्चों ये तीनों हमारे किसके उदाहरण हो गए? द्विक लवण के हमारे क्या हो गए? उदाहरण हो गए। और देखिए आगे देखिए मोर लवण के जलीय विलयन में, देखिए बच्चों जब मोर लवण को, यानी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, FAS के बारे में, यानी FAS को यानी मोर लवण को जब जलीय विलयन में घोला जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका वियोजन होगा। और देखिए किस तरीके से होगा, देखिए मोर लवण के जलीय विलयन में सभी आयन, तो देखिए Fe2+ आयन, NH4+ आयन और SO4-2 यानी ये सभी आयन स्वतंत्र हो जाते हैं। तो देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जब मोर लवण को जल में घोला जाता है तो देखिए फेरस आयन, देखिए फेरस आयन है, इसके साथ साथ अमोनियम आयन है और हमारा ये सल्फेट आयन है, ये सभी आयन क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी सभी आयन क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं। और क्या होता है देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे टेस्ट करें, देखिए अगर इस विलयन का यानी मोर लवण के जलीय विलयन का अगर हम प्रैक्टिकल करें या टेस्ट करें या इसका परीक्षण करें तो ये क्या होगा? ये तीनों प्रकार के आयनों का परीक्षण देगा। क्लियर है? तो देखिए आगे देखिए, अब देखिए संकुल यौगिकों का उदाहरण देखिए। देखिए बच्चों संकुल यौगिकों का उदाहरण है K4Fe और ये ब्रैकेट में है Cn और ये 6 यानी K4FeCN6, ठीक है। इसे कहा जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो देखिए ये संकुल यौगिक का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन में संकुल आयन, देखिए बच्चों अगर इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड को यानी इस संकुल यौगिक को अगर जल में घोला जाता है तो देखिए एक तो हमें प्राप्त होता है संकुल आयन तथा प्रति आयन और दूसरा हमें क्या प्राप्त होता है? प्रति आयन। देखिए बच्चों समझिए भाई, इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जब जल में घोला जाता है तो एक तो प्राप्त होता है संकुल आयन ये वाला और एक प्राप्त होता है प्रति आयन K+ पाए जाते हैं। लेकिन FeCN6-4 पुनः Fe2+ तथा Cn- आयनों में वियोजित नहीं होता। तो देखा आपने, देखिए जो समझिए वापस देखिए K4FeCN6 की हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए बच्चों ये होता है हमारा संकुल यौगिक। क्या होता है? संकुल यौगिक होता है। और इस संकुल यौगिक को जब जल में घोला जाता है तो देखिए इसके वियोजन से हमें दो प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं। एक तो प्राप्त होगा FeCN6-4, एक तो ये वाला आयन प्राप्त होगा ऋणात्मक आयन, यानी ये हो गया हमारा ऋणात्मक संकुल आयन। देखिए इससे हम ऋणात्मक संकुल आयन भी बोल सकते हैं। और एक हमें प्राप्त होगा देखिए बच्चों K+, यानी कहने का मतलब है कि एक तो ये संकुल आयन हमें प्राप्त होता है और एक ये प्रति आयन हमें प्राप्त होता है। क्लियर है? और देखिए बच्चों ये जो हमारा आयन है, ये जो संकुल आयन है, ये आगे फिर नहीं टूटता है, यानी कहने का मतलब है कि ये Fe+2 और Cn- में आगे वियोजित नहीं होता है। और देखिए इस विलयन का यानी जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड के विलयन का अगर हम परीक्षण करते हैं तो देखिए ये विलयन हमें K+ आयन का और इस पूरे आयन का परीक्षण देता है। आया समझ में? यानी कहने का मतलब है कि इसके जलीय विलयन का अगर हम परीक्षण करेंगे या टेस्ट करेंगे तो हमें केवल इस आयन का यानी K+ आयन का और इस पूरे संकुल आयन का ही परीक्षण प्राप्त होगा। हमें Fe2+ आयन का और Cn- आयन का परीक्षण प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है? यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि जो ये संकुल होता है, देखिए बच्चों जो ये संकुल होता है वो जलीय विलयन में भी क्या होता है? स्थायी होता है। क्लियर है? देखिए आगे इसी तरीके से देखिए NiCO4 PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस संकुलों के अन्य उदाहरण है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों ये भी हमारे क्या है? संकुलों के कुछ उदाहरण है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? आगे देखिए, अब दूसरा देखिए द्विक लवण का विलयन सभी आयनों का परीक्षण देता है। देखिए बच्चों अभी हमने बात की ना द्विक लवण के बारे में, भाई मैंने अभी आपको द्विक लवण के बारे में बताया। भाई जो द्विक लवण है उसमें देखिए प्रत्येक आयन अलग अलग हो जाता है और ये प्रत्येक आयन का क्या देता है? परीक्षण देता है। क्लियर है? तो देखिए चलिए वहीं, तो देखिए द्विक लवण का विलयन सभी आयनों का परीक्षण देता है जबकि संकुल का विलयन संकुल आयन तथा प्रति आयन का ही परीक्षण देता है। तो देखिए बच्चों जो संकुल का विलयन होता है ना वो इस संकुल आयन और प्रति आयन का ही क्या देगा? हमें परीक्षण देगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आई आपको? आगे देखिए
तीसरा पॉइंट देखिए, द्विक लवण में आयनिक बंध पाया जाता है। देखिए द्विक लवण में क्या होता है, आयनिक बंध, जबकि संकुल में उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए बच्चों, तो देखिए उपसे संयोजन यौगिकों का वर्नर का सिद्धांत। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग उपसे संयोजन यौगिकों के वर्नर के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम वर्नर नामक वैज्ञानिक ने उपसे संयोजन यौगिकों की संरचना की व्याख्या की। क्लियर है? तो सबसे पहले किसने व्याख्या की? वर्नर ने। ठीक है, आगे देखिए, वर्नर के अनुसार धातु आयन की दो प्रकार की संयोजकताएं होती है, प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता। तो देखिए बच्चों, वर्नर के अनुसार धातु आयन की कितनी संयोजकताएं होती है? एक तो होती है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता। क्लियर है? आगे देखिए, अब देखिए वर्नर ने COCl3 तथा NH3, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, भाई वर्नर ने क्या किया? वर्नर ने COCl3 तथा अमोनिया की क्रिया से विभिन्न यौगिक बनाकर उनका अध्ययन किया। ठीक है, यानी क्या किया वर्नर ने? COCl3, देखिए COCl3 और अमोनिया के बीच में अभिक्रिया करवाई इन्होंने और उन्होंने विभिन्न यौगिक बनाए। यानी क्या देखा उन्होंने कि इनकी अभिक्रिया से विभिन्न प्रकार के यौगिक बनते हैं और उनका उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, तथा यह देखा कि सामान्य ताप पर इनके जलीय विलयन के आधिक्य में AgNO3 विलयन डालने पर कुछ क्लोराइड आयन ही AgCl के रूप में अवक्षेपित होते हैं। ठीक है, और क्या देखा उन्होंने कि सामान्य ताप पर इनके जलीय विलयन में अगर AgNO3 विलयन डाला जाता है, देखिए समझिए बच्चों, भाई सामान्य ताप पर इनके जलीय विलयन के आधिक्य में AgNO3 विलयन डाला जाता है तो कुछ क्लोराइड आयन ही, देखिए कुछ क्लोराइड आयन ही AgCl के रूप में अवक्षेपित होते हैं। क्लियर है? तथा कुछ क्लोराइड आयन विलयन में ही रहते हैं और कुछ क्लोराइड आयन विलयन में ही रह जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए आगे, तो देखिए बच्चों यहां समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, एक मोल COCl3.6 NH3 जो कि पीले रंग का होता है, अगर उसकी बात की जाए, यानी अगर इसमें AgNO3 डाला जाए तो 3 मोल AgCl देता है। यानी ये क्या देता है? 3 मोल AgCl देता है। देखिए ये वर्नर का प्रेक्षण था। देखिए जो समझने की कोशिश करिए, भाई वर्नर ने इन दोनों के बीच में अभिक्रिया करा के विभिन्न प्रकार के यौगिक प्राप्त किए और उनके जलीय विलयन के आधिक्य में AgNO3 डाला। फिर उन्होंने देखा कि वहां पर कितने AgCl प्राप्त हुए, यानी कितने AgCl अवक्षेपित हुए। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, भाई 1 मोल COCl3.6 NH3 यानी इसकी बात की जाए जो कि पीले रंग का है, अगर इसमें AgNO3 डाला तो 3 मोल AgCl देता है, यानी 3 मोल AgCl ही अवक्षेपित होते हैं। इसी तरीके से देखिए 1 मोल COCl3.5 NH3 जो कि नील लोहित यानी बैंगनी रंग का होता है, अगर इसमें AgNO3 डाला तो 2 मोल AgCl देता है, यानी 2 मोल AgCl ही अवक्षेपित होते हैं। इसी तरीके से देखिए 1 मोल COCl3.4 NH3 जो कि हरे रंग का होता है, अगर इसमें AgNO3 डाला जाए तो 1 मोल AgCl देता है, यानी 1 मोल AgCl ही प्राप्त होता है। और इसी तरीके से देखिए 1 मोल COCl3.4 NH3 जो कि बैंगनी रंग का होता है, देखिए ये बैंगनी रंग का है, ये भी 1 मोल AgCl ही देता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये किसके प्रेक्षण है? ये वर्नर के द्वारा किए गए प्रेक्षण है। ठीक है, आगे देखिए, तो देखिए इन प्रश्नों से ज्ञात होता है कि ये यौगिक संकुल के रूप में पाए जाते हैं जिनके सूत्र निम्न प्रकार से लिखे जाते हैं। तो देखिए इनसे क्या पता लगा? इनसे ये पता लगा कि ये यौगिक जो होते हैं वो संकुल के रूप में पाए जाते हैं और इनके सूत्र निम्न प्रकार लिखे जाते हैं जो कि विलयनों में चालकता मापन के परिणामों से सिद्ध होते हैं। और देखिए ये किससे सिद्ध होते हैं? इनके चालकता मापन के परिणामों से। क्लियर है? तो देखिए बच्चों इनके सूत्र देख लीजिए आप लोग। तो देखिए जो हमारे पीले रंग का, देखिए जो पीले रंग का पदार्थ था उसका सूत्र देखिए CONH3, ये ब्रैकेट के बाहर है 6, और देखिए इस पूरे संकुल पे आवेश है 3+, ठीक है, और 3 है यहाँ पे Cl-। और देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, विलयन चालकता संबंध को देखिए, ये किस फॉर्म में है? 1:3 वैद्युत अपघट्य। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1 अनुपात तो इसका और 3 अनुपात इसका।
क्लियर है। इसी तरीके से देखिए जो नील लोहित हमारे संकुल यौगिकता उसकी बात हो रही है, तो देखिए उसमें COCl NH3 और ये इसके है 5 और इसके ऊपर है 2+, यानी ये तो हो गया संकुल, ठीक है, संकुल आयन, और 2Cl-, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनकी विलयन चालकता संबंध देखिए 1:2 विद्युत अपघट्य के रूप में, तो देखिए 1:, तो ये और 2:, ये। क्लियर है बच्चों, आ रहा है समझ में। इसी तरीके से देखिए हरे रंग के COCl2 NH3 और ये बाहर 4 और इस पूरे संकुल पे है प्लस आवेश +1 और ये है Cl-, तो देखिए अगर इनकी बात की जाए तो विलयन चालकता संबंध 1:1, यानी ये 1:1 विद्युत अपघट्य के रूप में है। और इसी तरीके से देखिए अगर हम बैंगनी रंग की बात करें, देखिए बैंगनी रंग के संकुल COCl2 NH3 4+ Cl-, इसकी बात करें तो ये भी 1:1 विद्युत अपघट्य के रूप में है। क्लियर है, तो आया समझ में आपको ये चीजें। और देखिए बच्चों जो ये दोनों है, जो हरे और बैंगनी रंग के जो ये दोनों संकुल है, इन दोनों के मूलानुपाती सूत्र क्या है, सेम है, लेकिन भौतिक गुण अलग है। देखिए ये तो हरे रंग का है और ये बैंगनी रंग का होता है। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ये इनके क्या हो गए, सूत्र हो गए। और देखिए जो यहाँ समझने की कोशिश करिए कि अगर इसमें देखिए इस पीले वाले में अगर AgNO3 डाला जाए तो देखिए यहाँ पे 3 मोल AgCl ही प्राप्त होंगे। भाई हमने पढ़ा है ना, देखिए यहाँ पे 3 मोल AgCl प्राप्त होते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 मोल AgCl प्राप्त होंगे, क्योंकि ये जो 3 क्लोराइड आयन है यही तो संकुल से बाहर है, ठीक है, बाकी ये पूरे संकुल है। आगे देखिए नील लोहित की बात करें तो इससे देखिए हमें 2 मोल AgCl प्राप्त होंगे, और इन दोनों से यानी इन दोनों में अगर AgNO3 डाला जाए तो हमें 1-1 मोल ही AgCl प्राप्त होंगे। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा यहाँ तक का। चलें आगे, चलिए अब देखिए इन प्रेक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर वर्नर 1898 में, देखिए 1898 में दिया था, तो वर्नर ने उपसे संयोजन यौगिकों का सिद्धांत दिया जिसकी मुख्य अभिधारणाएं निम्नलिखित है। तो पहला देखिए उपसे संयोजन यौगिकों में धातुएं 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाती है, प्राथमिक तथा द्वितीयक। क्लियर है, तो देखिए उपसे संयोजन यौगिकों में क्या होता है, धातुओं की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। आगे देखिए प्राथमिक संयोजकता धातु के ऑक्सीकरण अंक के बराबर होती है। देखिए बच्चों समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राथमिक संयोजकता तो धातु के ऑक्सीकरण अंक के बराबर होती है। इसे मुख्य या आयनिक संयोजकता भी कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसे मुख्य संयोजकता या आयनिक संयोजकता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे दूसरा देखिए प्राथमिक संयोजकताएं सामान्यतः आयनीय होती है तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। तीसरा देखिए द्वितीयक संयोजकताएं, देखिए अब द्वितीयक संयोजकता की बात हो रही है। द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनीय, देखिए अनआयनीय होती है, ये उदासीन अणुओं या ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। तो देखिए ध्यान दीजिए कि जो प्राथमिक संयोजकताएं हैं वो ऋणात्मक आयनों के द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि जो द्वितीयक संयोजकताएं होती है वो उदासीन अणुओं या ऋणात्मक आयनों के द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, द्वितीय संयोजकता धातु की उपसय संयोजन संख्या के बराबर होती है। क्लियर है, आगे देखिए बच्चों, इसे कक्षीय संयोजकता भी कहते हैं तथा इसका मान किसी धातु के लिए सामान्यतः निश्चित होता है। चौथा पॉइंट देखिए, धातु के साथ द्वितीयक संयोजकता से बंधित आयन या समूह विभिन्न उपसय संयोजन संख्या के अनुसार त्रिविम में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए मुझे समझने की कोशिश करिए कि धातु के साथ द्वितीयक संयोजकता से बंधित जो आयन या समूह होते हैं वो विभिन्न उपसय संयोजन संख्या के अनुसार त्रिविम में, देखिए त्रिविम में विशिष्ट रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए आगे देखिए पांचवा, देखिए उपसय संयोजन यौगिकों में आयनों या समूहों की त्रिविम में व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं। तो देखिए भाई जो उपसय संयोजन यौगिक है तो उनमें आयनों या समूहों की त्रिविम में जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, समन्वय बहुफलक कहते हैं। छठा देखिए, बड़े कोष्टक में लिखी स्पीशीज को संकुल तथा बाहर लिखे आयन को प्रति आयन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बड़े कोष्टक में, देखिए बच्चों बड़े कोष्टक में लिखी हुई स्पीशीज को तो क्या कहते हैं, संकुल, और बाहर जो आयन होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रति आयन। क्लियर है, तो ये हमें पता होना जरूरी है। आगे देखिए सातवां,
संक्रमण तत्वों के उपसे संयोजन यौगिकों में सामान्यतः अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय ज्यामितियां पाई जाती है। और देखिए, अगर संक्रमण तत्वों के उपसे संयोजन यौगिकों की बात करें तो उसमें अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय ज्यामितियां पाई जाती है। क्लियर है? आगे देखिए, उदाहरण देखिए बच्चों, देखिए CONH3 और ये ब्रैकेट के बाहर 6 और इस पूरे संकुल पे आवेश है 3+। ठीक है, इसी तरीके से देखिए COCl ब्रैकेट में NH3 और ये 5 और इस पूरे संकुल पे आवेश है 2+, तथा COCl2 NH3 ब्रैकेट के बाहर है 4 और इस पूरे पे आवेश क्या है? प्लस। ठीक है, यानी इन तीनों संकुल की बात हो रही है। तो देखिए इनकी ज्यामिति अष्टफलकीय है। देखिए बच्चों, इन तीनों संकुलों की ज्यामिति कैसी है? अष्टफलकीय है। जबकि NiCO4 तथा PtCl4 और इस ब्रैकेट के बाहर है 2-, यानी इस संकुल की, इस ऋणात्मक संकुल की ज्यामिति क्रमशः चतुष्फलकीय। देखिए समझिए भाई, इसकी तो चतुष्फलकीय और इसकी वर्ग समतलीय होती है। क्लियर है? आया समझ में ये आपको? आगे देखिए, अब देखिए वर्नर के सिद्धांत की कमियां। तो देखिए बच्चों, हमने वर्नर के सिद्धांत के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन इसके सिद्धांत की कुछ कमियां थी और उनके बारे में भी हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, वर्नर सिद्धांत की सहायता से संकुल यौगिकों के कण संख्या, गुण तथा चालकता की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन वर्नर का सिद्धांत निम्न तथ्यों को नहीं समझा सका। देखिए पहला, देखिए कुछ ही तत्वों में उपसे संयोजन यौगिक बनाने का विशिष्ट गुण क्यों होता है, तो वर्नर इसे नहीं समझा पाया। आगे देखिए, दूसरा देखिए, उपसे संयोजन यौगिकों में उपस्थित बंधों में दिशात्मक गुण क्यों पाए जाते हैं, वर्नर इसे भी नहीं समझा पाया। आगे देखिए, तीसरा, उपसे संयोजन यौगिकों में विशिष्ट चुंबकीय तथा ध्रुवण घूर्णन गुण क्यों पाए जाते हैं, तो वर्नर इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाया। और चौथा देखिए, इन यौगिकों की ज्यामिति की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो देखिए बच्चों, वर्नर के सिद्धांत के द्वारा इन यौगिकों की ज्यामिति की भी व्याख्या नहीं की जा सकती। क्लियर है? तो ये हो गई हमारे वर्नर की कुछ कमियां। और देखिए बच्चों, यहाँ तक का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। चलें आगे, चलिए अब देखिए उपसे संयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द व उनकी परिभाषाएं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे उपसे संयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता के बारे में। और देखिए बच्चों, ये जो हम परिभाषाएं या जो हम पदों के बारे में पढ़ रहे हैं या जो हम पारिभाषिक शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं, वो पारिभाषिक शब्द आपको समझ में आना बहुत जरूरी है और आपको पता भी होना चाहिए। तो देखिए पहला, देखिए उपसे संयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता। तो देखिए वह स्पीशीज जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से एक निश्चित संख्या में आयन अथवा अणु उपसह संयोजी बंध बनाकर जुड़े होते हैं, उसे उपसह संयोजन सत्ता कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, इसे बड़े कोष्टक में लिखा जाता है तथा यह धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन हो सकती है। तो देखिए उदाहरण देखिए, जैसे देखिए COCl3 और NH3 का होल ट्राइस, ये 3 है होल ट्राइस। ठीक है, तो देखिए इसमें कोबाल्ट आयन, देखिए कोबाल्ट आयन 3 अमोनिया अणुओं तथा 3 क्लोराइड आयनों से घिरा है। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, भाई इसमें क्या है, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट से देखिए 3 तो क्लोराइड आयन और 3 अमोनिया आयन जुड़े हुए हैं। क्लियर है? या हम ये बोल सकते हैं कि जो कोबाल्ट आयन है, ये जो कोबाल्ट आयन है वो 3 अमोनिया अणुओं तथा 3 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, समन्वय सत्ता। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, अब दूसरा देखिए केंद्रीय परमाणु या आयन। देखिए बच्चों, केंद्रीय परमाणु या आयन क्या होता है, तो देखिए उपसे संयोजन सत्ता में वह धातु परमाणु, देखिए जो अभी हमने उपसे संयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता की बात करी, तो उसमें वह धातु परमाणु या आयन जिससे दाता आयनों या अणुओं की निश्चित संख्या जुड़कर एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था बनाती है, उसे केंद्रीय परमाणु या आयन कहते हैं। देखिए बच्चों, वापस समझने की कोशिश करिए कि उपसह संयोजन सत्ता में वह धातु परमाणु या आयन जिससे दाता आयनों या अणुओं की निश्चित संख्या जुड़कर एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था बनाती है, उसे केंद्रीय परमाणु या आयन कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए,
यह धातु आयन दाता स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। देखिए समझिए यहाँ पर कि ये धातु आयन क्या करता है, दाता स्पीशीज से। देखिए दाता स्पीशीज क्या है, लिगेंड, हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी आगे। तो देखिए धातु आयन दाता स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, अतः यह लुईस अम्ल, देखिए बच्चों मैंने समझाया था आपको, यह लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। यानी कहने का मतलब है कि केंद्रीय परमाणु यानी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन किस तरीके से व्यवहार करता है, लुईस अम्ल की तरह। क्लियर है? आगे देखिए उदाहरण देखिए बच्चों, FeCN6, भाई देखिए Fe और ये ब्रैकेट में ये Cn और ये 6 और इस पूरे पे इस संकुल पे आवेश है 3-। इसी तरीके से देखिए NiCl2 और ये ब्रैकेट में जल H2O यानी H2O जल है और ये बाहर 4 है, ठीक है, तथा CO और देखिए ब्रैकेट में NH3 ब्रैकेट के बाहर 6 और इस पूरे संकुल पे आवेश है 3+। क्लियर है? तो ये हमें 3 संकुल दिए हुए हैं, 1 2 3। तो देखिए इन संकुलों में केंद्रीय धातु आयन क्रमशः Fe+3, देखिए इसमें क्या है, इसमें तो है Fe+3 धातु आयन, इसमें देखिए Ni2+, देखिए Ni2+ तथा इसमें देखिए CO3+ है। क्लियर है? यानी इसमें धातु आयन कौन सा है, Fe+3, इसमें Ni2+ और इसमें क्या है, CO3+। क्लियर है? आगे देखिए अब हम बात करेंगे लिगेंड के बारे में। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लिगेंड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए उपसे संयोजन सत्ता यानी संकुल स्पीशीज की बात हो रही है। तो देखिए उपसे संयोजन सत्ता में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े अणुओं या आयनों को लिगेंड कहते हैं। भाई मैंने आपको समझाया था ना कि भाई एम से तो हम क्या दर्शाते हैं, किसी धातु आयन को, ठीक है, या धातु परमाणु को, और उससे जो जुड़े हुए हैं यानी उससे जो भी आयन, हम बोल सकते हैं जो भी आयन या अणु उससे जुड़े हुए होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। और देखिए बच्चों लिगेंड की कुछ भी संख्या हो सकती है, भाई एन यहाँ पे लिगेंड की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर है? तो देखिए उपसे संयोजन सत्ता में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े अणुओं या आयनों को ही हम क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो ये होते हैं हमारे लिगेंड, ठीक है। ये धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके उपसह संयोजी बंध बनाते हैं। हमने पढ़ा भी है भाई लिगेंड क्या करते हैं, लिगेंड धातु परमाणु को यानी धातु परमाणु को या धातु आयन को क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, उपसह संयोजन बंध का निर्माण करते हैं। क्लियर है? आगे देखिए लिगेंड छोटे अणु या आयन होते हैं। तो देखिए बच्चों लिगेंड छोटे अणु या आयन होते हैं, जैसे देखिए Cl- H2O तथा NH3, ठीक है। लिगेंड बड़े अणु या आयन भी हो सकते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, लिगेंड बड़े अणु भी हो सकते हैं, जैसे देखिए C2O4 2- यानी ऑक्जिलेट आयन तथा En, देखिए बच्चों En का मतलब है एथेन 1,2 डाईएमीन। क्लियर है? यानी अगर लिगेंड की बात करें तो लिगेंड छोटे अणु या छोटे आयन भी हो सकते हैं या कोई बड़े अणु या बड़े आयन भी हो सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए अब देखिए चौथा देखिए उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए किसी संकुल स्पीशीज में धातु से बंधित लिगेंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या को जो सीधे उससे जुड़े होते हैं उसे धातु की उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। देखिए जो वापस ध्यान दीजिए कि किसी संकुल स्पीशीज में धातु से बंधित, देखिए ध्यान दीजिए, किसी संकुल स्पीशीज में धातु से बंधित लिगेंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या को जो सीधे उससे जुड़े होते हैं धातु की उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। और उदाहरण देखिए संकुल आयन देखिए PtCl6 और इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या है 2-। तो देखिए इसमें प्लेटिनम की उपसह संयोजन संख्या क्या है 6। देखिए बच्चों ये 6 क्या है, उपसह संयोजन संख्या प्लेटिनम की। क्लियर है? तथा NiNH3 और ये ब्रैकेट के बाहर 4 और इस पूरे पे आवेश है 2+। तो देखिए इसमें निकिल की उपसह संयोजन संख्या क्या है 4 है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक का आपको समझ में आया? और देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज और समझने की कोशिश करिए। अगर हम इसकी बात करें FeOX3 3-,
देखिए बच्चों 3 माइनस है। अगर हम इस संकुल की बात करें तो देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे OX, देखिए बच्चों यहाँ पे OX क्या है, ऑक्जेलेटो आयन है। और हमें पता है कि जो ऑक्जेलेटो आयन होता है ना, ये द्विदंतुर लिगेंड होता है। देखिए बच्चों हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। ये द्विदंतुर लिगेंड होता है, यानी कहने का मतलब है एक ऑक्जेलेट आयन इस आयरन के साथ में, यानी जो ये आयरन है इसके साथ में 2 बंध का निर्माण करता है, 2 उपसे संयोजन बंध बनाता है। देखिए बच्चों वापस समझिए भाई, यहाँ पे जो ये ऑक्जेलेट आयन है, देखिए यहाँ पे जो ऑक्जेलेट आयन है ना, यानी ऑक्जेलेट आयन यहाँ पे 3 है, 3 ऑक्जेलेट आयन है। और एक ऑक्जेलेट आयन इस धातु आयन के साथ में 2 उपसे संयोजन बंध का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब है ये तीनों ऑक्जेलेट आयन इस धातु आयन के साथ में क्या करेंगे, 6 उपसे संयोजन बंध का निर्माण करेंगे। और देखिए इस संकुल की अगर बात करें तो इस संकुल के लिए उपसे संयोजन संख्या क्या होगी, 6 होगी। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए। अब देखिए 5वां देखिए, समन्वयी मंडल। देखिए बच्चों संकुल में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंडों को बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। देखिए बच्चों क्या होता है, संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु, देखिए केंद्रीय धातु परमाणु और जो लिगेंड होते हैं उन्हें बड़े कोष्टक में, इस तरीके से बड़े कोष्टक में बंद करके लिखा जाता है। तथा इन सबको सामूहिक रूप से, देखिए इस पूरे को सामूहिक रूप से समन्वयी मंडल कहते हैं। और देखिए सामान्यतः उपसह संयोजन सत्ता तथा समन्वयी मंडल में कोई अंतर नहीं है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए भाई, यहाँ पे MLN, देखिए इसे तो कहा जाता है उपसह संयोजन सत्ता, ठीक है, उपसह संयोजन सत्ता हो गई। और इसके बाहर यानी दोनों तरफ अगर इस तरीके से बड़ा कोष्टक या बड़ा ब्रैकेट लगा दिया जाए तो इसे हम कहते हैं समन्वयी मंडल। तो देखिए बच्चों इनमें कोई अंतर नहीं होता है। आगे देखिए, आयनन योग्य समूह कोष्टक के बाहर बाईं या दाईं तरफ होते हैं, इन्हें प्रति आयन कहते हैं। और देखिए बच्चों इस बड़े ब्रैकेट से बाहर या तो इधर या इधर, ठीक है, यानी दोनों ओर कहीं भी आयनन योग्य समूह हो सकते हैं जिन्हें प्रति आयन कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए। तो देखिए बच्चों उदाहरण देखिए संकुल K3 और ये देखिए बड़े ब्रैकेट के अंदर है Fe और ये छोटे ब्रैकेट में CN6, ठीक है, में FeCN6 और ये बड़े ब्रैकेट के ऊपर आवेश है 3 माइनस, यानी इसमें ये क्या है, ये जो आयन है ये समन्वयी मंडल है, यानी ये जो संकुल आयन है ये तो समन्वयी मंडल है तथा K प्लस प्रति आयन है। देखिए जो समझने की कोशिश करना भाई, हम K3FeCN6 इसकी बात करें तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे K प्लस तो क्या है, प्रति आयन, जो बाहर की तरफ है ये प्रति आयन है, और FeCN6 3 माइनस इसे कहा जाता है समन्वयी मंडल, ठीक है। आगे देखिए, प्रति आयनों को आयनिक मंडल भी कहते हैं। और देखिए जो प्रति आयन होते हैं ना इन्हें आयनिक मंडल भी कह सकते हैं। आगे देखिए बच्चों 6ठा पॉइंट देखिए, उपसह संयोजन बहुफलक या समन्वयी बहुफलक। देखिए बच्चों किसी संकुल स्पीशीज में केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़े लिगेंडों की त्रिविम में विशिष्ट व्यवस्था को उपसह संयोजन बहुफलक कहते हैं। देखिए जो ध्यान दीजिए भाई, किसी संकुल स्पीशीज में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जो लिगेंड की त्रिविम में व्यवस्था होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उपसह संयोजन बहुफलक कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, ये कई प्रकार के होते हैं लेकिन इनमें से अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय तथा वर्गाकार समतलीय मुख्य है। और देखिए उदाहरण देखिए, CONH3 और NH3 के बाहर ये 6 है और इस पूरे पे आवेश है 3 प्लस, ठीक है, यानी ये जो संकुल आयन है ये अष्टफलकीय। NiCO4 देखिए ये जो संकुल आयन है वो चतुष्फलकीय, और ये वाला PtCl4 और इसके ऊपर आवेश है 2 माइनस वर्ग समतलीय है। तो देखिए ये अष्टफलकीय होता है, ये चतुष्फलकीय और ये वर्ग समतलीय। क्लियर है? और देखिए इसमें M केंद्रीय धातु आयन को तथा L एक दंतुर लिगेंड को दर्शाता है। तो देखिए बच्चों आगे इनकी संरचनाएं दी गई है, यानी त्रिविम व्यवस्था दी गई है जिसमें M तो केंद्रीय धातु आयन को और L एक दंतुर लिगेंड को प्रदर्शित करता है। तो देखिए समझने की कोशिश करिए। देखिए विभिन्न समन्वयी बहुफलकों की आकृतियां निम्नलिखित है। तो देखिए इनकी आकृतियां देखिए तो समझने की कोशिश करिए। देखिए
देखिए बच्चों, ये तो हो गया अष्टफलकीय बहुफलक, ठीक है। यानी इसमें धातु परमाणु या धातु आयन है, जिसे 1 2 3 4 5 6 लिगेंड अष्टफलकीय रूप में जुड़े हुए हैं। क्लियर है। ये हो गया चतुष्फलकीय, इसमें m तो धातु परमाणु है और देखिए ये 4 लिगेंड है। ये हो गया वर्ग समतली, इसमें देखिए m धातु परमाणु है और देखिए 4 क्या है, लिगेंड, वर्ग समतलीय। ये हो गया त्रिकोणीय पिरामिडीय, देखिए इसमें एक तो ये धातु परमाणु है, भाई धातु आयन या धातु परमाणु, और 1 2 3 4 5 लिगेंड है। और वर्ग पिरामिडी, देखिए इसमें वर्ग पिरामिडी में भी ये धातु आयन है और 1 2 3 4 5 इससे क्या जुड़े हुए हैं, लिगेंड। तो देखिए बच्चों, ये इनकी त्रिविम में व्यवस्था होती है। इस प्रकार से अष्टफलकीय, इस प्रकार से चतुष्फलकीय, इस प्रकार से वर्ग समतलीय, इस तरीके से त्रिकोणीय पिरामिडीय और इस तरीके से वर्ग पिरामिडीय जो संरचना है या बहुफलक है वो होते हैं। क्लियर है। चलिए आगे। अब देखिए सातवां, देखिए होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल। देखिए जो समझने की कोशिश करिए, संकुल जिनमें धातु परमाणु केवल एक ही प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है उन्हें होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। तो देखिए बच्चों उदाहरण देखिए, जैसे CONH3 और इसके बाहर 6 और इस पूरे पे आवेश 3+। तो देखिए बच्चों, इस संकुल की अगर हम लोग बात करें तो इस संकुल में धातु परमाणु एक ही प्रकार के दाता समूह से जुड़ा हुआ है, यानी 6 के 6 इसमें क्या है, अमोनिया ही है, यानी 6 अमोनिया के अणु है, या हम ये बोल सकते हैं सारे लिगेंड सेम है इसमें। इसे कहते हैं होमोलैप्टिक संकुल। क्लियर है। आगे देखिए, संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है उन्हें हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। और देखिए जैसे देखिए CONH3 ब्रैकेट के बाहर 4 और Cl2 और इस पूरे पे आवेश है प्लस। देखिए जो समझने की कोशिश करिए, देखिए इसे देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए और देखिए इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जो ये धातु परमाणु है, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु से देखिए अमोनिया और क्लोराइड यानी 2 अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, इन्हें कहा जाता है हेट्रोलैप्टिक संकुल। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए। अब देखिए 8वां, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अंक। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अंक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी संकुल में उपस्थित केंद्रीय परमाणु पर स्थित आवेश को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं और देखिए इसे प्राथमिक संयोजकता भी कहते हैं। ठीक है। आगे अब देखिए बच्चों लिगेंडों के प्रकार। तो देखिए बच्चों, अब हम लिगेंडों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और लिगेंड के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। भाई लिगेंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज होते हैं। तो देखिए आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, आवेश के आधार पर लिगेंड को 3 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए उदासीन, दूसरा देखिए ऋणात्मक और तीसरा क्या है, धनावेशित। यानी जो लिगेंड है वो उदासीन भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं या धनावेशित भी हो सकते हैं। और देखिए इनके उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण को समझने की कोशिश करिए। देखिए ये हमारा क्या है, H2O जल, NH3 अमोनिया, CO कार्बोनिल, NO R3P C5H5N यानी पिरिडीन, यानी ये सब क्या है, हमारे उदासीन लिगेंड है। आगे दूसरा देखिए Cl माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, C6H5 माइनस, यानी ये सब क्या है, ऋणावेशित लिगेंड है। क्लियर है। तीसरा देखिए NH2 NH3 प्लस, देखिए बच्चों ये जो आयन है देखिए धनात्मक आयन, NO प्लस, देखिए ये क्या है, धनावेशित लिगेंड है। क्लियर है। तो आपको समझ में आया ये। आगे देखिए लिगेंडों के दाता परमाणु जो धातु के साथ बंध बनाते हैं की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है। तो देखिए बच्चों, अब लिगेंडों के दाता परमाणु के आधार पर, यानी दाता परमाणु जो धातु के साथ बंध बनाते हैं उनकी संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण देखिए। तो देखिए बच्चों, पहला देखिए एक दंतुर लिगेंड। तो देखिए वे लिगेंड जो धातु परमाणु से एक दाता परमाणु द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। और देखिए बच्चों, जैसे H2O NH3 Cl माइनस, OH माइनस, CO। तो देखिए बच्चों, ये जो उदाहरण है ये एक दंतुर लिगेंड के क्या हो गए, उदाहरण। और ये लिगेंड क्या करते हैं, धातु परमाणु से एक दाता परमाणु द्वारा जुड़े रहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक ही उपसे संयोजन बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है।
दूसरा देखिए द्विदंतुर लिगेंड, ये धातु परमाणु से दो दाता परमाणुओं द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे देखिए C2O4 2- जिसे OX, देखिए ब्रैकेट में OX के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ये होता है ऑक्सलेट आयन। इसी तरीके से देखिए NH2 CH2 CH2 NH2, इसे EN, स्मॉल में EN, ये ब्रैकेट में है, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। यह है एथिलीन डाईएमीन या एथेन 1,2 डाईएमीन। और देखिए बच्चों, इसमें देखिए ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों की तरफ से, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस एक अणु में, देखिए यहां समझिए, देखिए बच्चों, इस एक अणु में इन दोनों नाइट्रोजन की तरफ से धातु परमाणु के साथ उपसे संयोजन बंध का क्या हो सकता है, निर्माण। तो ये कैसे हो गए, द्विदंतुर लिगेंड। क्लियर है। आगे देखिए और उदाहरण देखिए इसके 2,2 डाईपिरिडिन, देखिए 2,2 डाईपिरिडिन, इसे इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे देखिए ग्लाइसिनेट आयन, ये ग्लाइसिनेट आयन जिसे GLY इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये देखिए DMG यानी डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिम, यानी ये तीनों क्या है, ये तीनों भी हमारे द्विदंतुर लिगेंड है। क्लियर है। आगे देखिए तीसरा देखिए त्रिदंतुर लिगेंड, देखिए ये धातु परमाणु से तीन दाता परमाणुओं द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे देखिए डाई एथिलीन ट्राईएमीन, तो देखिए बच्चों NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, ये होता है डाई एथिलीन ट्राईएमीन। और देखिए यहाँ से और यहाँ से इन तीनों परमाणुओं की तरफ से ये उपसे संयोजन बंध का निर्माण कर सकता है। तो ये हो गया त्रिदंतुर लिगेंड। इसी तरीके से देखिए बहुदंतुर लिगेंड, देखिए वे लिगेंड जो धातु परमाणु से 3 से अधिक दाता परमाणुओं द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। और देखिए आगे, जैसे देखिए ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, देखिए ये हो गया ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, चतुर्दंतुर लिगेंड है। ऐसे देखिए EDTA एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट आयन, ये क्या है, षटदंतुर लिगेंड है, जिसमें 2 नाइट्रोजन तथा 4 ऑक्सीजन परमाणु दाता के रूप में कार्य करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका सूत्र अग्र प्रकार है। तो देखिए बच्चों ये EDTA है, देखिए EDTA है, और देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी इन 6 तरफ से उपसे संयोजन बंध का निर्माण होता है, यानी ये क्या है, षटदंतुर होता है। क्लियर है। आगे देखिए, अब देखिए कीलेट लिगेंड, देखिए बच्चों, किसी संकुल में जब एक द्विदंतुर अथवा बहुदंतुर लिगेंड अपने 2 या 2 से अधिक दाता परमाणुओं द्वारा एक ही धातु आयन से बंध बनाता है तो उसे कीलेट लिगेंड कहते हैं। देखिए बच्चों, किसी संकुल में जब एक द्विदंतुर अथवा बहुदंतुर लिगेंड अपने 2 या 2 से अधिक परमाणुओं द्वारा एक ही धातु आयन से बंध बनाता है उसे कीलेट लिगेंड कहते हैं, तथा बंध बनाने वाले परमाणुओं की संख्या को लिगेंड की दंतुरता या डेंटिसिटी कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, ऐसे संकुल कीलेट संकुल कहलाते हैं तथा बंध बनाने की इस प्रक्रिया को कीलेटन कहते हैं। ऐसे संकुलों का स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। देखिए बच्चों, ऐसे संकुलों का स्थायित्व अधिक होता है तथा कीलेटन द्वारा किसी संकुल यानी उपसे संयोजन यौगिक के स्थायीकरण को कीलेट प्रभाव कहते हैं। कीलेट संकुल बनाते समय एक वलय बनती है जिसे कीलेट वलय कहते हैं तथा इस वलय के बनने के कारण ही संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, अब उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण को समझने की कोशिश करिए। देखिए ये हमारा कॉपर आयन है Cu2+, और देखिए यहाँ पे 2 अणु हैं एथिलीन डाईएमीन के, और देखिए ये एथिलीन डाईएमीन के 2 अणु आपस में जुड़ के 1 2 3 4 उपसे संयोजन बंध का निर्माण कर रहे हैं। और देखिए इस तरीके से देखिए एक कीलेट रिंग, देखिए एक कीलेट रिंग तो ये और एक कीलेट रिंग ये बन गई। ठीक है, और इसे बोलते हैं कीलेट प्रभाव। तो देखिए इसका नाम क्या है, बेस एथिलीन डाईएमीन कॉपर सेकेंड आयन। ठीक है, ये कीलेट है। आगे देखिए उभयदंतुर लिगेंड, देखिए वह लिगेंड जो 2 भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा धातु से जुड़ सकता है लेकिन एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही बंध बनाता है उसे उभयदंतुर लिगेंड कहते हैं। देखिए बच्चों, उभयदंतुर लिगेंड क्या होता है, 2 भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा जुड़ने वाले लिगेंड, यानी कहने का मतलब है लिगेंड तो एक ही है लेकिन वह अपने किसी भी अलग अलग परमाणुओं के द्वारा धातु के साथ बंध बना सकता है। यानी कहने का मतलब है कि भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा धातु से जुड़ सकता है।
लेकिन एक समय में एक दाता परमाणु ही बंध बनाता है, उसे उभयतंतुर लिगेंड कहते हैं। उदाहरण देखिए NO2 माइनस, HCN माइनस तथा CN माइनस। ठीक है, ये आयन है। आगे देखिए NO2 माइनस आयन केंद्रीय धातु परमाणु से नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन द्वारा जुड़ सकता है। तो देखिए बच्चों, जो NO2 माइनस आयन है, देखिए समझिए, NO2 माइनस आयन है वो केंद्रीय धातु परमाणु से नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन की तरफ से भी। क्लियर है? देखिए अगर नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है तो नाइट्रिटो N, और अगर ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ता है तो नाइट्रिटो O। क्लियर है? तो इसे क्या बोलते हैं हम? उभयतंतुर लिगेंड। इसी तरीके से देखिए अगर HCN माइनस, देखिए ये आयन अगर सल्फर की तरफ से जुड़ता है धातु परमाणु से, इसे कहते हैं हम थायोसाइनेटो। क्या बोलते हैं? थायोसाइनेटो। क्लियर है? और इसी तरीके से अगर ये, देखिए समझिए, अगर ये धातु परमाणु से नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है, इसे कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गए हमारे उभयतंतुर लिगेंड। क्लियर है? आया समझ में? तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने उपसे संयोजन यौगिकों के परिचय के बारे में पढ़ा और कुछ शब्दावली का हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किया, धातु परमाणु के बारे में पढ़ा, लिगेंड के बारे में पढ़ा। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक के टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करिए और अब आगे के टॉपिक्स के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।